हेलो साथियों, मैं आयुषी और पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत में जैवमंडल आगार क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व जोन। अब बायोस्फीयर रिजर्व जोन की स्थापना कब हुई थी? 1986 से हुई थी। और टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो है, बायोस्फीयर रिजर्व जोन जितने हैं वो 18 हैं इंडिया में। भारत की बात हो रही है यहाँ पे। और यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के तहत मान्यता जितने मतलब जो इसके तहत यूनेस्को के तहत मैप के लिए जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है उनके लिए जो मान्यता दी है वो टोटल 12 है। अब जैवमंडल आगार क्षेत्र की संरचना के लिए क्या क्या है, इसमें हम ये बात करेंगे कि जैवमंडल आगार क्षेत्र की संरचना और क्या है, कैसे है, तो हम ये चीज जानेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब देखिए, पहले तो सबसे पहले जो होगा वो कोर क्षेत्र होगा। ये आपका जो है ये कोर क्षेत्र है। कोर क्षेत्र में क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी मनुष्य या फिर मानवीय गतिविधियां जो होगी वो अलाउ नहीं होंगी। यहाँ पे इसमें नेशनल पार्क और बायोस्फीयर ये सारी चीजें आ जाएंगी। वन्यजीव अभ्यारण्य के कुछ भाग होने चाहिए। और इसमें ये बताई गई है कि यहाँ की जो विविधता है वो अलग है। जैसे कि यहाँ की जो फेमस जाति, स्थानीय प्रजातियां, जीव जंतु वगैरह जो होते हैं वो मेनली इसमें वास करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कि जैसे कि मानव और जो जीव जंतुओं में है काफी ज्यादा संघर्ष होता है, तो उनको संरक्षित करने के लिए इस जोन को संरक्षित करने के लिए कोर क्षेत्र नाम दे दिया गया। और यहाँ पे कोई भी मानव गतिविधियां नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं कि बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे केवल वही लोग आ जा सकते, जैसे कि वन अधिकारी वगैरह हो गए, कर्मचारी वगैरह हो गए, जो जीव जंतुओं की देखभाल करते हैं, हर चीज की निगरानी करते हैं कि मतलब सारी चीजें व्यवस्थित हैं कि नहीं है। तो वो इन क्षेत्र में उन लोगों का आना, प्रवेश करना अलाउ है। बाकी जो मानवीय गतिविधियां हैं वो अलाउ नहीं है। अब बफर जोन क्या होगा? बफर जोन जो होगा वो चारों तरफ होगा कोर क्षेत्र के। देखिए ग्रे कलर में है, हल्का ग्रे कलर में है जो एरिया है वो बफर क्षेत्र आ जाएगा। तो इसमें कोर क्षेत्र के चारों ओर अभी बता दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अनुसंधान, परंपरागत उपयोग, अब इसमें मत्स्य पालन, कृषि वगैरह के लिए दे दिया गया, शिक्षा, पर्यटन, मनोरंजन के लिए दे दिया गया है। अब इस क्षेत्र में जो मानव गतिविधियां हैं और यहाँ पे सारी चीजें, व्यवस्था, सब कुछ हो सकता है, तो इसलिए इसको बफर क्षेत्र कहा गया। अब संक्रमण क्षेत्र क्या होता है ये जानेंगे हम। अब संक्रमण क्षेत्र जो होगा बफर क्षेत्र के चारों तरफ, जो बफर क्षेत्र है ना, ये बफर क्षेत्र है, जो बाहरी परत है इसको हम संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि स्थानीय लोगों का सहयोग और सामंजस्य पर आधारित गतिविधियां होंगी। जैसे कि अब मानव हो गया, पर्यटन हो गया, हर चीज जो है, जितनी भी गतिविधियां हैं, माइनिंग हो गया, खनन हो गया, पर्यटन हो गया, निर्माण उद्योग वगैरह हो गया, कुटीर उद्योग, जितने सारी गतिविधियां हैं वो संक्रमण क्षेत्र में, मतलब कि हर जीव जंतु, पशु पक्षी और उद्योग, ये सारी चीजें, मतलब ये तीनों का मिला जुला क्षेत्र होगा संक्रमण क्षेत्र। अब हम बात करते हैं कि इसके तहत, यूनेस्को के तहत जो भी किया गया, कब किया गया है, इसको मैप मानव और जैवमंडल कार्यक्रम के तहत कब रखा गया है, तो हम उसकी बात करते हैं। अब यूनेस्को ने क्या किया, वर्ष 1979 में दुनिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया। मतलब पहला, दुनिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया था? 1979 में। ठीक है, अब मानव और जैवमंडल कार्यक्रम, अगर हम मैप की बात करते हैं तो मैप वर्ष 1975 में आया था।
और इसको क्या किया था, इसका मेन मकसद था कि यहाँ पे विकास करना है, जो जीव जंतु के लिए मतलब कि कुछ चीजें हैं जो क्रिटिकल हैं, वो सारी चीजें उनको संरक्षित करना है, ताकि हम आने वाले भविष्य के लिए इसको सजो के रख सकें। तो वो सारी चीजें इसमें मतलब कि यूनेस्को के तहत इन सारी चीजों को बढ़ावा दिया गया है। अब कार्यक्रम का संचालन कब किया, तो कार्यक्रम का संचालन यूनेस्को ने 1971 में किया था। और हमने क्या बताया था, रामसर साइट के जब इससे पहले मैंने रामसर साइट वगैरह पढ़ाया था, तो जो रामसर साइट सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, रामसर, ईरान के शहर रामसर में हुआ था। तो उसी की बेस से ये ईयर याद कर लीजिए, वो ईयर याद कर लीजिए कि इस कार्यक्रम का संचालन कब से किया गया था, 1971 से किया गया। अब इसमें क्या है कि प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा के एकीकरण द्वारा मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है और प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा करना। अब इसमें मेन मकसद यूनेस्को का ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण, प्रकृति को संजो के रखते हैं तो हमारे जो भी सामाजिक, आर्थिक स्थिति है या मानव जीवन की गुणवत्ता जो होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे ये होगा कि आने वाले कल के लिए या फिर आने वाले जनरेशन के लिए हम अपनी धरोहर को संजो के रखेंगे। पर्यावरण को अगर हम अभी से पर्यावरण के लिए अच्छा काम करेंगे तो आने वाले भविष्य के लिए ये अच्छा कामगार साबित कर देगा। अब हम बात करते हैं यूनेस्को के मैप वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय जैवमंडल रिजर्व। अब इसमें क्या बात किया गया, हमने क्या बताया कि टोटल जितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो 18 है, बट यूनेस्को के तहत मानव और जैवमंडल कार्यक्रम के तहत टोटल कितने बायोस्फीयर है, तो 12 है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि यूपीपीसीएस पेपर में ईयर पूछ लेता है, बट बहुत रेयर होता है कि ईयर पूछता है। जब बच्चे को कंफ्यूज करना होता है या जो भी फंसाना होता है तब ईयर देता है। बट हम अगर पहली बात तो हमको क्या करना है, जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व होगा मैप के तहत, उसे हमें उसका ईयर याद रखना है कि नीलगिरी है और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। तो क्या होगा कि 2000 में इसको मैप घोषित कर दिया गया था। मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है। सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल है। सुंदरबन डेल्टा आप लोगों ने सुना होगा, तो वो पश्चिम बंगाल में है। अब हम बात कर रहे हैं कि नंदा देवी कहाँ पे है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ है, उत्तराखंड में है। नोक्रेक बायोस्फीयर कहाँ है, तो ये मेघालय में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर उड़ीसा में है। अचान कमार अमरकंटक जो है ये कहाँ बायोस्फीयर है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट के हैं तो उनके ईयर देख लेंगे। हो सकता है कि कभी पेपर में पूछ सकता है, तो हमको कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं छोड़ना है जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। तो ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2013 में घोषित किया गया था। अगस्त मलाई बायोस्फीयर जो है वो केरल और तमिलनाडु में है और 2016 में इसे घोषित किया गया था। कंचनजंगा बायोस्फीयर सिक्किम में है, 2018 में इसे घोषित किया गया था। और पन्ना बायोस्फीयर मध्य प्रदेश में है, 2020 में इसको शामिल किया गया था मैप में। अब हम आगे बात करते हैं टोटल जो भी बायोस्फीयर है भारत में, उनको हम क्या करते हैं कि मैप के थ्रू पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ताकि हमारे माइंड में ये सेट हो जाएगा, हमें याद रहेगा, भूलेंगे नहीं हम लोग। अब भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, तो इसमें क्या बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, टोटल 18 है। और कौन कौन से कहाँ पे है वो सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। अब शीत मरुस्थल बायोस्फीयर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अब ये देखिए हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, सिक्किम में है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो असम में है। दिबांग
बायोस्फीयर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा बायोस्फीयर है जो कहाँ? असम में है। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों को इन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कहाँ कैसे क्या है। अब क्या बात करते हैं, अब नोक्रेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय में है। अब सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। तो ये पूछ लेगा, कभी कभी ऐसे होता है कि कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा कि अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किन किन राज्य से अपनी सीमा साझा करता है या फिर किन किन राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। अब हम बात करते हैं शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में। अब क्या ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं कि अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में है। नीलगिरी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। 1986 में इसे घोषित किया गया था। फिर ये कहाँ मतलब किस किस राज्य से अपनी सीमा साझा करता है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से। कच्छ का रण भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल, मतलब कि जो कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व है ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पन्ना सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे 2011 में घोषित किया गया था और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में 2020 में शामिल किया गया था। अब इसी तरह के टॉपिक लाने के लिए फिर मिलते हैं।